माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। पहले मैं हमारे दल के सब लोगों से चर्चा करके जो भावना आई वो व्यक्त कर दूं। आज आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने हम सबको भुट्टा पार्टी में जो आमंत्रण दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं उनको। और व्यक्तिगत इच्छा भी थी मेरी भी, हम सब लोग जाएं, ऐसा मन है, अभी भी है। परंतु सब लोगों का ऐसा सोचना है कि यदि सदन की कार्रवाई सोमवार तक आगे चलाई जाती है तो फिर हम लोग उसमें शामिल होंगे, अन्यथा जो है फिर हम लोग, क्योंकि सबका मानना यह है कि जो सदन है पूरा वो चला कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी रहे हैं, तो अगर सोमवार से आगे चलती है तो हम सब लोग उसमें शामिल होंगे, अन्यथा जो है हम लोग उसमें यहीं से हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेंगे। चलो आप मैं अपनी बात जो है विषय पे आ जाता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी का मैं भाषण ध्यानपूर्वक सुन रहा था। जो बातें उन्होंने कही, जो बातें उन्होंने अपने भाषण में कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, भुट्टा पार्टी और ये कौन सी बात आ रही है यहाँ? मैं उत्तर नहीं दे रहा उनका, पहले थोड़ा सा विचलित हुआ पर मैं छोड़ देता हूं। अपनी बात करो जी। माननीय अध्यक्ष जी, तो मैंने कल उप मुख्यमंत्री जी की पूरी बात सुनी, उसमें उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा बहुत अच्छा भाषण, बहुत अच्छा देते, निश्चित ही उनसे सीखूंगा भी भाषण देना। लेकिन वो 2003 के पहले की बातें करते रहे। कहीं ना कहीं उनने एक स्वीकृति दी कि 21 वर्ष में उनकी कोई भी उपलब्धि नहीं है, जो भी कांग्रेस का ही वो ठीकरा फोड़ते रहे, उनके पास खुद का गिनाने के लिए कुछ भी नहीं था सरकार का, ऐसा मुझे प्रतीत उनका भाषण सुन के। कोई अपनी उपलब्धि ही नहीं गिना पाए। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ऐसे ही, माननीय विश्वास सारंग जी भी बोल रहे थे तो कांग्रेस की बताते रहे, उस 1.5 साल की 20 साल की बात नहीं बता पाए। तो मैं एक चीज को फरवरी जो सत्र में हुआ था, जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन के अंदर अपने भाषण में स्वीकार किया था, उन्होंने कहा था कि जब हम लोग सप्लीमेंट्री बजट की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि हम लोगों ने 64% खर्च कर दिया था, जो टोटल अनुदान मिला था उसमें से, दैट मींस 36% बाकी था। और मेरा प्रश्न ये था आसंदी के माध्यम से कि ये जो 36% बकाया है, हम लोग इसको उपयोग क्यों नहीं कर रहे, इसको लैप्स करवा के नई उधारी क्यों खड़ी कर रहे हैं, उसका उत्तर इस सत्र तक भी नहीं प्राप्त हुआ है। और जो अभी इस बजट सेशन में भी मैंने 1-2 प्रश्न खड़े किए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐसा पिछले 5-6 वर्ष में पहली बार हुआ है कि 9% की घटोतरी हुई उसमें। उसका क्या कारण था? कैपिटल एक्सपेंडिचर में सारे महत्वपूर्ण विकास कार्य आते हैं, उसका भी उत्तर नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष जी ने या जो हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने जो सवाल उठाए उसका उत्तर नहीं आया, लेकिन बाकी सारी चीजों का उत्तर जो नहीं चाहिए था वो सारे उत्तर आए। तो ठीक है, मुझे लगता है शायद उत्तर होगा नहीं, मैं मान लेता हूं, इसलिए ही वो उस चीज का उत्तर ना दे पाए। और अगर हो तो आने वाले समय में भी देंगे तो मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा, ऐसी प्रार्थना करूंगा कि वो देंगे। आप तो प्रश्न कर लो। हाँ, मैंने तो कर लिया। अब प्रश्न में आखिरी में करूंगा, क्योंकि सब लोगों ने मुझे बोल ही दिया, आदरणीय कैलाश जी ने, तो क्वेश्चन मार्क बना के आखिरी में 2-3 प्रश्न जरूर करूंगा, लेकिन उसके उत्तर आएंगे कि नहीं वो भी देखूंगा। मैं आज एक ही विभाग को छीलता, क्योंकि समय कम है, तो एक विभाग को जो है छीलने की अनुमति दे दीजिए। बाकी भुट्टा छील पाऊंगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट एक विभाग की मैं बात करता हूं, पीएचई विभाग की। और पीएचई विभाग के अंतर्गत भी जो जल जीवन मिशन, जो ये योजना चल रही है, जिसको बड़ा पवित्र रूप से प्रचार किया जा रहा है कि न जाने ऐसा लग रहा है कि स्वयं ईश्वर आके उसमें कोई पानी निकालने वाला, ऐसा प्रचार ऐसा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो उससे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा भुट्टा छीलने वाला सब विलुप्त किया जाए, ये बात ठीक नहीं है, इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। ये मर्यादा में चलो और मर्यादा में बात की जाए, ये तो ठीक बात नहीं। अध्यक्ष जी, बड़ा पवित्र तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया, उसकी पवित्रता भी बताऊंगा, कहां छुपी है वो भी बताऊंगा अभी सभी सदन के सदस्यों को। लेकिन देखने की बात यह है कि वायदा था पानी देने का, टोटी खुलेगी पानी निकलेगा। अब हुआ क्या? पहले तक की व्यवस्था ये थी कि कोई भी गांव का व्यक्ति था तो पानी पीने के लिए हैंडपंप तक चल के जाता था, चलता था, सड़क पे हो जाता था, पानी निकालता था, बाल्टी में महिलाएं जाती थी, भर के लाती थी। सड़कें पूरी खोद दी। अब सड़कों से जाके हैंडपंप से पानी ले नहीं पा रहे और टोटी खोल रहे तो उसमें से भ्रष्टाचार टपक रहा है, पानी नहीं निकल रहा है। ये स्थिति है वर्तमान। और मैं आपको हर ग्रामीण क्षेत्र की बात बता रहा हूं अध्यक्ष जी, कहीं पर भी पानी नहीं निकल रहा है। स्थिति यह है कि अब थोड़ा सा मैं इसमें पीएचई विभाग के अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा, यदि नहीं था ज्ञान तो थोड़ा ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। विश्वास भैया ने तो मुझे ज्ञानी घोषित ही कर दिया सदन में, तो उसके लिए भी धन्यवाद देते हुए कहूंगा कि इसमें हर जगह वर्टिकल बोरिंग का इस्तेमाल किया गया। सड़कें खोदी, वर्टिकल बोरिंग करी और 3 फीट, लगभग 3 फीट नीचे पाइप डालना था। पाइप पहली चीज 1.5-2 फीट से ज्यादा कहीं गिरा ही नहीं। अगर चाहे तो निरीक्षण आप करवा लीजिए, किसी भी जगह मौके का निरीक्षण करवा लीजिए, 3 फीट तो कहीं नहीं है। खैर, सड़कें खोद दी, पाइप गया नहीं जितनी गहराई पे जा रहा था,
SOR जो शेड्यूल ऑफ रेट है उसमें प्रोविजन है वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बोरिंग का, कि एक पॉइंट पे खोदेंगे उसके बाद मशीन जाएगी और हॉरिजॉन्टल बोरिंग करेगी, और उसका प्रावधान है। लेकिन वो नहीं किया, सारी सड़कें खुद गई, पानी निकला नहीं अध्यक्ष जी। अब आप ही समझ लीजिए इस योजना का क्या लाभ मिल रहा होगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि ठेकेदार जितने हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब तालियां बजा रहे थे, क्या कार्रवाई हो रही है बता देता हूं मैं आपको। कल मैंने उनको इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन अभी मैं बता देता हूं क्या कार्रवाई हो रही है ठेकेदारों पे। जितने ठेकेदार काम कर रहे हैं, या तो वो जो वर्तमान में CE इन सबके रिलेटिव्स हैं, अपनी अपनी ठेकेदारी की फर्में बना ली है, वही सब लोग क्या कहते हैं, जो जिस रेट पे वो लोग काम कर रहे हैं, जिस क्वालिटी का वो काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा, जब आपके कोई निरीक्षण हो जाए तो उसमें पोल खुल जाएगी। और पहली चीज तो विभाग के अधिकारियों को निर्देश है कि अपने रिश्तेदारों की फर्म के माध्यम से काम ही नहीं कर सकते। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ठेकेदार उनके मन मुताबिक पेमेंट नहीं हो रहा है तो रिविजन हो रहे हैं, रेट रिवाइज हो रहा है, फिर से देते रिवाइज हुआ, फिर से दिया, फिर रिवाइज, 4-4 5-5 बार रिवाइज होके जो एक योजना एक गांव की है उसको 5 मतलब 2-2 2.5 गुना बढ़ा करके उनको क्या कहते हैं पेमेंट्स हो रहे हैं। ये कार्रवाई की जा रही है आपकी सरकार के द्वारा। और यदि आप चाहेंगे तो मैं कई ठेकेदारों कई गांव के नाम बता दूंगा जहां रेट रिविजन हो रहे हैं, कार्रवाई तो कुछ हो ही नहीं रही है अध्यक्ष जी। आगे की बात कहूंगा कि इसमें हम लोग प्रचार करते हैं प्लास्टिक बैंड है, मतलब हम लोग गौ माता को भी या ऐसे ही पूरी प्लास्टिक को बैन कर रखा है सब जगह, और प्लास्टिक की पन्नी देख के बोलते नहीं। यहां पानी का जो सप्लाई हो रहा है वो प्लास्टिक के पाइपों के माध्यम से ही हो रहा है। अब मैंने इसका गहराई में जाके परीक्षण करने की कोशिश करी कि क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है जो ये कहती हो कि ये फूड एंड सेफ्टी जो है उसकी भी कोई रिपोर्ट की हो कि ये जो प्लास्टिक है ये उसमें सेफ है। ऐसी अभी तक कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, मुझे तो नहीं मिली। यदि हो तो पटल पे रखी जाए। क्योंकि एक तरफ हम प्लास्टिक नहीं देने की बात करें और दूसरी तरफ उसी प्लास्टिक में से 24 घंटे जो पानी बहेगा उस पानी को हम हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहे हैं। कहीं ये कैंसरियस तो नहीं है, आगे चल के इससे कैंसर तो नहीं डेवलप हो जाएगा? ऐसी कोई रिपोर्ट है सरकार के पास, केंद्र या राज्य सरकार के पास? तो उसको रखना चाहिए रे यहाँ पे पटल पर। चौथी बात ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो विभाग के प्रमुख है, कोई सोनगरिया जी है, के सोनगरिया जी, ये विभाग के प्रमुख है और वो है संविदा पे। मतलब हमको, सरकार को, आपको अपने विभाग के अधिकारियों पे तो भरोसा ही नहीं है। संविदा कर्मी को जो रिटायर हो चुके हैं उनको आपने प्रभार देके वापस ENC बना रखा है संविदा पे नियुक्ति करके। कितनी शर्म की बात है कि अंदर योग्य लोगों की कमी है। ऐसी क्या सरकार की मजबूरी है कि विभाग प्रमुख ही संविदा पर बैठा हुआ है? अब समाप्त करें। अभी अध्यक्ष जी और 2-5 मिनट और लूंगा। अच्छा, इसका पवित्र उद्देश्य भी बता देता हूं अध्यक्ष जी, वो मैं जो शुरू में बात कही थी। इसके पीछे जो छुपा हुआ पवित्र उद्देश्य है वो ये है कि जो सारे पाइप्स बनते हैं पूरे देश में सप्लाई होंगे, ये बनते हैं HDPE से, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन से। ये जो है जिस ग्रैन्यूल से बनता है उस ग्रैन्यूल के लार्जेस्ट इंपोर्टर इंडिया में है श्री अडानी जी, और ये इसके पीछे छुपा हुआ पवित्र उद्देश्य है। ये योजना ग्रामीणों के लिए नहीं है, श्री अडानी जी के लिए बनाई हुई योजना है अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहता हूं। इसमें कोई जाति नहीं आई, आपको पता ही नहीं है इसमें कौन सी जाति है, बताओ। अध्यक्ष महोदय, आपके मौसी के लड़के। अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष जी एक अध्यक्ष जी 1 मिनट 15 सेकंड बोल सकता हूं अध्यक्ष जी? 15 सेकंड पंकज जी, अध्यक्ष जी 15 सेकंड चाहिए उमाकांत जी, उमाकांत केवल 15 सेकंड नहीं बोल सकता हूं प्लीज उमाकांत जी बैठो। पीतम भाई, अध्यक्ष जी केवल 15 सेकंड लूंगा ऐसा लग रहा है अध्यक्ष जी हमें तो, हम इन्हीं की सुनने आए, हम तो कुछ कह ही नहीं पा रहे। 7 बजे। प्रीतम भैया वैसे भी आप हम लोगों के खिलाफ बहुत बोल चुके हो, आप तो मत बोलो। प्रीतम भाई, ध्यान है, हमें सब ध्यान है, यहाँ तो नहीं। हमारी भी सुनोगे माननी, हमारी भी सुनोगे जब बोलेंगे, ऐसा नहीं कि आप ही की सुनने आए। आपस में बात मत करो। हेमंत जी आप सीनियर से बात कर लेने दो थोड़ा बहुत तो हम बोल लेते हैं। अध्यक्ष जी, मैं इसमें सिर्फ एक ही मांग कर रहा हूँ। के लिए आए भैया, सुनने के लिए। हाँ प्रीतम जी, सुनते हैं। प्रीतम जी, प्रीतम जी, बोलेंगे नहीं। प्रीतम जी बैठ जाओ, प्रीतम जी बैठ जाओ। थोड़ा बहुत तो अध्यक्ष जी, इसमें मेरी सिर्फ एक ही मांग है, इस चीज को मैं समराइज कर देता हूँ। मेरी एक ही मांग है कि ये हर विधानसभा से जुड़ा हुआ विषय है। 1 मिनट में पूरा करो। एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए जिसमें कि उनको हर स्थानीय विधायक को उस कमेटी में शामिल किया जाए और एक टेक्निकल एक्सपर्ट को शामिल किया जाए। भैया आपकी आवाज झेल नहीं पा रही। इसमें जो है एक हाई लेवल कमेटी बना करके कर लिया, बताओ। एक ऐसे क्या कहते हैं हर विधानसभा में वहां के स्थानीय विधायक को शामिल किया जाए और स्थानीय विधायक के साथ एक टेक्निकल एक्सपर्ट को शामिल किया जाए, और जब भी चाहे वो मौके पे जाकर के निरीक्षण कर सकते हैं। मैं चाहता हूं इसमें सभी, चाहे बीजेपी के, कांग्रेस के, बोलते एक दिन भर बोलते, थोड़ा बहुत हमको भी बोलने दो भैया, मौका दे दो हमको भी।
मेरा अधिकार नहीं, उनका है। अब अध्यक्ष जी से पूछ रहा हूँ, आपसे तो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। ये हमारे माननीय सदस्य को उत्तेजित कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जबरन छेड़ रहे हैं। अरे ये उत्तेजित चीज क्या होती है? थोड़ा सा मैं समझ नहीं रहा क्या होता है ये उत्तेजित। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बार ऐसी न्याय प्रणाली देखने को मिली इस सदन के अंदर कि आपने पहले तो इतने अच्छे ध्यान आकर्षण के माध्यम से इतनी लंबी विस्तार चर्चा करवाई, लेकिन नहीं कोई दिक्कत नहीं बोलते, बड़े बजट में थे, थोड़ा सा लेकिन न्याय प्रणाली का अंत क्या निकला कि दूसरे जो उप मुख्यमंत्री आदरणीय शुक्ला जी ने, उन्होंने आदरणीय विश्वास सारंग जी को क्लीन चिट दी। क्लीन चिट से कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है, दे सकते हैं। लेकिन जो आरोप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने, मैंने, जयवर्धन जी ने, आप सब लोगों ने लगाए थे, उन तथ्यों को मांगा ही नहीं। जो कागज हम दे रहे थे उनका परीक्षण ही नहीं किया, जांच हुई नहीं और क्लीन चिट पहले मिल गई। ये न्याय प्रणाली मध्य प्रदेश में सदन में चल रही है अध्यक्ष जी। मेरे को बड़ा शर्म है ये कहते हुए कि इस प्रकार से क्लीन चिट अगर दी जाएगी तो जनता का विश्वास कैसे लगेगा। अध्यक्ष जी हमको भी थोड़ा बोलने दो। आसंदी द्वारा आश्वासन दिया गया अध्यक्ष जी, आपने स्वयं ही आश्वासन दिया था। अध्यक्ष जी का सोने आए। प्रीतम जी एक मिनट बैठो, आप बैठो, आपको थोड़ा सा दो, अरे आप बैठो तो प्लीज बैठो। आपके द्वारा अध्यक्ष जी आसंदी के द्वारा आश्वासन दिया था, ये थोड़ी सी गंभीर बात है। आपने आश्वासन दिया, उस आश्वासन को तो पूरा होना चाहिए सदन के अंदर, क्योंकि आपकी बात पे हमें 100% भरोसा। आपने कहा था, मैं बार बार चिट्ठी दिखा रहा था आदरणीय विश्वास सारंग जी को, उन्होंने भी कहा था कि वो इस चीज पे उत्तर देंगे। नहीं, ये आसंदी का आश्वासन है, ये आसंदी का आश्वासन था, माननीय अध्यक्ष जी ने इस आश्वासन को दिया था और आपने दिया था। आपको दिखा सकता हूँ। आपको तो जाना नहीं है, हम लोगों की भुट्टा पार्टी का समय हो गया, तो आप चले जाओ, किसने रोका है? आदरणीय अध्यक्ष जी आपके द्वारा आश्वासन दिया गया था, वो रिकॉर्ड पे भी है, मिनट्स में भी है। उस आश्वासन को पूर्ण नहीं किया, ना विश्वास सारंग जी ने उस पत्र का उत्तर दिया, ना अभी तक मुझे ऐसा कोई उत्तर प्राप्त हुआ। मैं चाहता हूं कि अगर आसंदी से कोई आश्वासन आए तो उसका उत्तर तो आना चाहिए। और जब ये चर्चा गंभीर चल रही है नर्सिंग की, तो दिनांक 4/7/2024 मतलब कल, एक तरफ चर्चा चल रही है इनको न्याय दिलाने की, कल क्या हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी? अक्टूबर 2023 में जिन 7 कॉलेजों को मान्यता निरस्त की गई थी, उनको कल के दिनांक में 7 कॉलेजों को वापस मान्यता दे दी गई है। वो चिट्ठी रखी हुई है कल। हेमंत जी विनियोग पर चर्चा हो रही है मान्यता की। ये मेडिकल डिपार्टमेंट में हूं मैं, उसका जो बजट का मेडिकल डिपार्टमेंट कहा था कि एक डिपार्टमेंट पर मैं बोलूंगा, एक व्यक्ति पर भी तो बोलूंगा नहीं एक डिपार्टमेंट पर बोलूंगा। अब वित्त मंत्री जी को मैं आमंत्रित कर बस 1 मिनट में समाप्त करूंगा, 1 ही मिनट में समाप्त कर दूंगा, 1 ही मिनट में समाप्त कर दूंगा। कल ही 4 तारीख को डॉक्टर धीरज, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी की जो है, इनको भी ऑर्डर किया है, इनको उप रजिस्ट्रार बनाया, जबकि दोनों जो है डेंटिस्ट है, डेंटिस्टों को नर्सिंग काउंसिल में उप रजिस्ट्रार बना रहे हैं। इसका क्या औचित्य है? मेरे 3 प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि विश्वास सारंग जी ने 219 कॉलेज 1 वर्ष में खोले, तो क्या सदन के माध्यम से नाम इनका जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज करवाने के लिए? दूसरा प्रश्न है माननीय कि योगेश शर्मा जी की इनने दबाव देकर के जो अपने पत्र के माध्यम से फर्जी नियुक्ति करवाई है, समाप्ति कर रहा हूं, मेरा 3 प्रश्न है, दूसरा बोल रहा हूं 3 प्रश्न, जो योगेश शर्मा की दबाव देकर के फर्जी नियुक्ति करवाई है नियम विरुद्ध तरीके से, 2 मिनट अभी देता, उनकी शर्तों के विरुद्ध जाकर के जो नियम शर्तें थी जो नियुक्ति की उसके विरुद्ध जाकर के, तो क्या उसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या आदरणीय विश्वास सारंग जी को तब तक के लिए बर्खास्त किया जाएगा जब तक की नर्सिंग की जांच चल रही है? आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 सेकंड